Good afternoon, everyone. आई होप सभी को मेरी वॉइस जो है वो क्लियरली आ रही होगी। म्यूट है मैम, आप म्यूट है, सुन पा नहीं आप म्यूट है, सुन नहीं पा रहे। आज ड्रामा वाजता आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रक्त मोक्षण चिकित्सा के बारे में। रक्त मोक्षण इज अ प्रैक्टिकल थेरेपी, एक प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है रक्त मोक्षण का, उसके बारे में हम हमारी आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप सभी को मेरा वॉल्यूम जो है वो क्लियरली आ रहा होगा। मैडम सबको अनम्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो, सॉरी अपनी तरफ से। यस मैम, अभी आवाज आ रहा है, एकदम क्लियर है। ओके, रक्त मोक्षण की एक प्रक्रिया जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर रक्त मोक्षण को मैं बहुत इजीली आप सभी के सामने उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है अगर वो हम देखते हैं, तो रक्त मोक्षण का अर्थ होता है कि हमारे शरीर से जो भी अनवांटेड या इम्प्योर ब्लड है या फिर क्लॉटेड जो ब्लड किसी एरिया में अगर ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो गया है, जमा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया से हमें ब्लड को बाहर निकालना होता है। और जब हम ब्लड बाहर निकालते हैं उस एरिया से, तो वहां पर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर हो जाता है। मैडम सबको म्यूट म्यूट कर दो और रिकॉर्डिंग चालू कर दो ना प्लीज। तो रक्त मोक्षण चिकित्सा जो है वो हमारे नोट्स में भी नहीं दी गई है।
जी, आप सभी के नोट्स में भी रक्त मोक्षण चिकित्सा जो है वो नहीं दी गई है, तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि बहुत इजीली जो है वो आप रक्त मोक्षण को समझ पाएंगे। तो रक्त मोक्षण की एक जो थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस है वो हम कैसे देते हैं, किसी भी पेशेंट को रक्त मोक्षण कैसे किया जाता है, उसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसा मैंने बताया कि रक्त मोक्षण यानी कि कोई भी इम्प्योर ब्लड है, कोएगुलेटेड ब्लड है, तो उस एरिया से हम जो है वो ब्लड को बाहर निकालते हैं। इम्प्योर कोएगुलेटेड ब्लड को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो वहां का जो है वो एरिया, पर्टिकुलरली एरिया जो है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड द रक्त मोक्षण थेरेपी। ठीक है, रक्त मोक्षण थेरेपी की बिहाइंड एक कितना सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से जहां पर भी पेन हो रहा है, बट दैट रक्त मोक्षण एरिया जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस एरिया से हमें जो है वो ब्लड को बाहर निकालना है ना। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो रक्त मोक्षण चिकित्सा में हमें ध्यान रखनी है, जो कि जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज एक थेरेपी, उसमें हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर पार्ट से हमने ब्लड निकाला है। ठीक है, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि जहां पर पेशेंट को पेन हो रहा है सिर्फ हम वहीं से ही इम्प्योर ब्लड बाहर निकालते हैं। ठीक है, कई बार हमें कनेक्शंस देखने होते हैं कि वीनस कनेक्शन कहाँ है, आर्टेरियल कनेक्शन कहाँ है उस पर्टिकुलर एरिया का, और वहां से जो है वो हम ब्लड को बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली रक्त मोक्षण के प्रकार जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि रक्त मोक्षण कोई भी एक थ्योरेटिकल जो है वो एस्पेक्ट में हम लोग कवर नहीं करते। रक्त मोक्षण एक बहुत इजी थेरेपी है ना। तो इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं, कई अलग अलग मैकेनिज्म से इसे किया जाता है। जैसे पहला हमारा जो है, जिसे हम वेट कपिंग कहते हैं, है ना, ब्लड कपिंग भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, तो ब्लड कपिंग इज बेसिकली कि जहां से जो है ब्लड हमारा जिस पर्टिकुलर पार्ट में हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहां पे हम एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्शन साइट हम करते हैं वहां पर, और साइट सिलेक्शन के बाद में हम वहां पर जो है वो उस एरिया से ब्लड को बाहर निकालते हैं। ओके, तो हर एक एक थेरेपी को हम देखेंगे कपिंग को कैसे किया जाता है ना। उसके बाद पहला अलाबू चिकित्सा, वेट कपिंग जिसे हम कहते हैं, ब्लड कपिंग भी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ब्लड कपिंग जो है वो क्या होता है ना। तो रक्त मोक्षण का पहला मैकेनिज्म जिसे हमने देखा वेट कपिंग के रूप में। सेकंड हम देखेंगे रक्त मोक्षण जो है वो लीच के थ्रू किया जाता है, लीचेस के थ्रू रक्त मोक्षण जो है वो परफॉर्म किया जाता है। राइट नाउ आई डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वेट कपिंग वीडियो, मेरे पास वेट कपिंग की वीडियो जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास में लीच थेरेपी जिसे जलोकाव चरण कहा जाता है उसकी वीडियो अवेलेबल है। तो जलोकाव चरण जो है वो हम देखते हैं कि कैसे लीच थेरेपी जो है वो परफॉर्म की जाती है। लीच थेरेपी कैसे होती है, किस किस कंडीशंस में हम लीच थेरेपी करते हैं, लीच थेरेपी के क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये हम देखेंगे आज की हमारी वीडियो में। साथ ही हम सीरावेद के बारे में भी पढ़ेंगे कि सीरावेद क्या होता है, आयुर्वेद में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से पेशेंट्स को हम सीरावेद दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीन तरीके हैं, बेसिकली इन मैकेनिज्म्स को हम रक्त मोक्षण थेरेपी के अंडर जो है वो इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल थेरेपीज हैं जो कि पेशेंट के ऊपर बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत इजी टू परफॉर्म है। जिस तरीके से हम वमन, विरेचन, बस्ती इनको परफॉर्म करते हैं, तो इनको परफॉर्म करने का जो वे है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमें पहले इतने दिन तक उन्हें स्नेहपान कराना है, अभ्यंग स्वेदन कराना है, उसके बाद में हम उनको जो है वो दे पाते हैं। वमन विरेचन में भी बहुत पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली जो है रक्त मोक्षण चिकित्सा एक बहुत ही कह सकते हैं हम कि इम्पैक्टफुल थेरेपी होती है, बहुत ही क्यूरेटिव थेरेपी होती है। पेशेंट को विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो रक्त मोक्षण से रिलीफ मिल जाता है। तो कई बार जो है जब पेशेंट्स पे हम सारी थेरेपीज कर चुके होते हैं, कटी बस्ती हम कर देते हैं पेशेंट पे, अभ्यंग स्वेदन हो जाता है, हम एनिमास जो है बस्ती चिकित्सा हम पेशेंट पे जब कर देते हैं, फिर भी यदि उनको रिलीफ नहीं आता तो एट लास्ट हम रक्त मोक्षण के द्वारा पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, कई कंसल्टेंट्स जो होते हैं
उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है कि वो पहले ही रक्त मोक्षण कर देते हैं पेशेंट का, है ना। जब पेशेंट को यदि बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, पहले रक्त मोक्षण कर देते हैं, उसके बाद में वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई भी मैकेनिज्म जो आपके लिए सूटेबल हो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसे अपना सकते हैं। हम लोग जो है पहले एक्सटर्नल थेरेपीज और बस्ती चिकित्सा पे काम करते हैं। एट लास्ट जब पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं होता तो हम रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो थेरेपीज जब हम करते हैं, कटी बस्ती हमने किया, निरूह बस्ती हमने दी, अनुवासन बस्ती हमने पेशेंट को दी, अभ्यंग स्वेदन दिया, तो बेसिकली ये बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है तो अब वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, जबकि जो हम रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं वो कहीं ना कहीं पर एक टेम्परेरीली पेशेंट को दर्द से राहत देने के लिए एक थेरेपी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीच थेरेपी, जलोकावचरण जो है वो कैसे परफॉर्म करा जाता है और उसको जो है वो किस किस डिजीजेस में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो मैं आप सभी के सामने एक बार शेयर कर देती हूँ। सो जैसा कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम सोराइसिस के जो पेशेंट है उनमें रक्त मोक्षण चिकित्सा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो निडल के थ्रू पेशेंट को प्रिक किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिक किया है, आप देख सकते हैं, जिससे ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है। कोई भी स्टरलाइज्ड निडल आप ले सकते हैं यहाँ, इससे आप पेशेंट की जो साइट है जहाँ पे आप लीच लगानी उसे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप उसे प्रिक कर सकते हैं, वहां से ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा और जो लीचेस होती है, लीचेस जो है वो इस एरिया में जो है लग जाती है। आप देखते हैं यहाँ पर एक खुर जैसा बन चुका है, यानी कि लीच का जो माउथ है वो जो है वो उभरा हुआ सा हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा लीच जो है वो लग चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सेकंड साइट पर लगा रहे हैं। पेशेंट की जो लीच थेरेपी है वो सेकंड साइट पर हमने लगाया है लीच। नाउ हम सेकंड लेग में जो है वो भी साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि कहाँ पर जो है वो हम लीच लगा सकते हैं, किस एरिया में हम लीच लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम निडल के थ्रू प्रिक करेंगे। जब भी आप कभी भी स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या कभी भी आप रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं, हमेशा आपको स्टरलाइज्ड ग्लव्स जो हैं वो वियर करके रखने हैं, सो दैट जो इन्फेक्टेड ब्लड है या
कोएगुलेटेड ब्लड है वो आपकी बॉडी पर कोई भी प्रभाव ना डाल सके। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की जो पर्टिकुलर साइट है वहां पर जो ब्लड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो वहां से ब्लड जो है वो नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके लिए दूसरी साइट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी साइट आप सिलेक्ट कर लीजिए। प्लस बहुत बार लीच जो है वो भी नहीं लग पाती है, वो भी सेट नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप जो है वो लीच को चेंज कर सकते हैं कि अगर एक लीच पर आपने 5 to 10 मिनट्स पेशेंट को ट्राई कर लिया है, अगर वो नहीं लग पा रही है तो आप ऐसे कंडीशन में लीच जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार उस पर्टिकुलर साइड से ब्लड नहीं निकलेगा, कई बार ऐसा होगा कि लीच जो है वो उस जगह पर सक नहीं करेगी, उस जगह को पकड़ नहीं पाएगी, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में जो है, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जब आती है तो हमें लीच को सबसे पहले आप एरिया जो है उसे देख सकते हैं कि एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एरिया जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो लीच के लिए हमने पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया है वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो लीच है वो भी हमारी पूरी प्रॉपर एक्टिवेटेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से लीच जो है वो अपना एक खुर बना लेती है। प्रॉपर साइट सिलेक्शन हमारा होना चाहिए। यहाँ पर हम पंक्चर कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ये लीड थेरेपी जो है
तो उसके रिगार्डिंग हमने एक बेसिक चीज देखी कि लीच थेरेपी हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से वेरिकोज वेन्स में भी जो है वो हम लीच थेरेपी परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक जो लीच थेरेपी जब हम पेशेंट्स में देते हैं, उन बेसिक डिजीजेस के बारे में मैं आप सभी के साथ जो है वो आप सभी को शेयर कर देती हूँ। बेसिकली वेरिकोज वेन्स जो सोरियासिस, एक्जिमा, इन्फेक्शियस स्किन डिसऑर्डर्स, फंगल इन्फेक्शंस, इन सभी में हम लीच थेरेपी देते हैं। इसे आयुर्वेद में जलोकावचरण कहा जाता है। इसी के साथ पेशेंट को यदि अगर किसी पर्टिकुलर साइट पर पेन है तो वहां पर भी जो है वो हम पेशेंट को लीच थेरेपी दे सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा इज अ कॉमन डिजीज जहां पर बालों के जो है हमारे हेयर्स के जो चकत्ते हैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट से हेयर लॉस होने लगता है। जो हमारी बियर्ड जो जेंट्स हैं उनकी बियर्ड पर भी होता है। जेंट्स की बियर्ड पर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट से जो है वो हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ना। और उनके बालों में भी ये चीज गर्ल्स में, लेडीज में भी देखी जाती है, जेंट्स में भी देखी जाती है कि बालों में जो है पर्टिकुलर पार्ट से चकत्ते जो हैं वो बालों के चकत्ते, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर एरिया या स्पेस जो है वो ऐसा हो जाता है जहां से पूरा का पूरा हेयर लॉस हो जाता है। तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। अगर किसी के बालों में जो है वो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को लीच थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक थेरेपी है ये। और जलोका, यहाँ पर जो है वो हमने अभी जलोका का कैसे लगाते हैं हम उसे और कैसे जो है वो पेशेंट की बॉडी पे स्टक हो जाती है वो हमने देखा। जलोका का वमन जो है वो हम कैसे कराते हैं ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ कि जलोका वमन जो है वो हम किस तरीके से पेशेंट में परफॉर्म करते हैं।
सो दिस इज बेसिकली लीच वमन, आप देख सकते हैं। अगर मैं शुरू से बताऊं आप सभी को इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले जैसे ही हम लीच जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ही जितना ब्लड उसे सक करना होता है उतना ब्लड वो सक करने के बाद जो है वो अपने आप उस पर्टिकुलर प्लेस से हट जाती है। और जैसे ही हम ब्लड लीच हटती है अपनी पर्टिकुलर जगह से, वहां पर जो है वो हम क्या करते हैं, लीच को उस जगह से हटा करके और उसे हरिद्रा के पानी में, सिंपल हल्दी के पानी में हम उस लीच को जो है वो डाल देते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमने हल्दी के पानी में उसे डाला हुआ है। उसके बाद हम जो है वो हल्दी को लेकर के और लीच के जो लीच का मुंह होता है उस पे हम लगा देते हैं इसको, हल्दी को। और जैसे जैसे, क्योंकि हल्दी जो है वो लीच को पसंद नहीं होती है, तो उस रीजन से क्या करती है लीच, सारी जितना भी जो ब्लड होता है जो उन्होंने सक किया है लीच ने, वो सारा ब्लड जो है वो क्या कर देती है, वॉमिट आउट कर देती है। इसे जलोका वमन कहा जाता है ना। जलोका का वमन जो है वो हमें करवाना होता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यदि अगर एक भी बूंद पानी, एक भी बूंद इम्प्योर ब्लड अगर जलोका की बॉडी में रह जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जलोका की भी डेथ हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो अच्छे से जितना भी हल्दी को उसके फेस पे लगा लगा के जितना भी ब्लड उसने सक किया है उस सारे ब्लड को हम क्या कर देते हैं, वॉमिट आउट करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लीच का जो है वो वमन हो रहा है, सारा ब्लड जो है वो धीरे धीरे से वो निकाल देगी। और क्योंकि लीच जो है, लीच के बारे में लीच की जो खासियत होती है वो ये होती है कि कई बार पेशेंट को जो है वो ये डाउट होता है कि हमें इन्फेक्टेड लीच तो हमारे ऊपर नहीं यूज कर ली, या लीच जो है वो प्योर तो है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लीच जो होती है इस बेसिकली लीच के अंदर जो है वो HIV और HBsAg दोनों ही प्रकार के इन्फेक्शंस जो हैं लीच में नहीं होते हैं। और ब्लड के थ्रू फैलने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं वो HIV, हेपेटाइटिस और HBsAg, ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पेशेंट के ब्लड के थ्रू कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही इन्फेक्शंस लीच में नहीं होते हैं। इसीलिए जो है वो आप एक लीच को पेशेंट्स के ऊपर फिर से यूज कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइज्ड कि आप जो है वो लीच को 7 डेज का रेस्ट करवाएं पहले, और 7 डेज रेस्ट करवाने के बाद में हम उसे जो है वो किसी और पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। लीच इज वेरी सेफ टू यूज, कोई इन्फेक्शन नहीं होता बॉडी में, तो इस वजह से हम एक ही लीच को कई बार यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर 7 डेज के गैप में। तो ये यहाँ पे हमने देखा जलोकावचरण, जलोका थेरेपी हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है यहाँ पे। ये रक्त मोक्षण का एक प्रकार होती है। आयुर्वेद में जो है सबसे बेस्ट थेरेपी जिसे रक्त मोक्षण में कंसिडर किया गया है वो जलोकावचरण होता है। लीच की जो लार होती है, लीच का जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा में हिरोडिन नाम का एक प्रोटीन होता है विच इज एन एंटीकोएगुलेंट, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट होता है। ओके, तो इसे इसीलिए हीरोडिनोथेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लार होती है उसमें जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो जा करके पेशेंट की जो नर्व्स में
कई बार ब्लॉकेज, पेशेंट की जो वेन्स है, आर्टरीज है, उनमें जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उस ब्लॉकेजेस को ये जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो जाकर के ठीक करता है। कई बार आपने देखा होगा हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑन एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, तो हार्ट डिजीजेस में भी हम लीच थेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, या फिर हमारी जो वेन्स और आर्टरीज में अगर कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस की कंडीशन में भी हम लीच थेरेपी देना ज्यादा बेनिफिशियल समझते हैं, क्योंकि लीच के दो इम्पैक्ट होते हैं। पहला, वो इम्प्योर ब्लड को सक करती है, और दूसरा उसकी जो सलाइवा में प्रोटीन है हेरोडिन, विच इज एन एंटीकोएगुलेंट, तो वो पेशेंट के जो ब्लड है उसमें रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो कोएगुलेशन है वो वहां पर ठीक हो जाता है। तो आई होप आप सभी को लीच थेरेपी का ये प्रैक्टिकल डेमो जो है वो क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस थेरेपी के रिगार्डिंग तो आप डिस्कस कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो हम ब्लड कपिंग और सीरावेद, इन दोनों थेरेपीज के बारे में जो है वो हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिसके भी अगर कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग लीच थेरेपी, तो आप सभी वो डिस्कस कर सकते मैडम ये साइट का सिलेक्शन कैसे करते हैं ये? हैं। सर, साइट सिलेक्शन जो होता है वो बेसिकली हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देख करके करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर पार्ट में जो आर्टरी और वेन जो है वहां पर हम जो पाल्पेट करके देखते हैं कि कौन सी आर्टरी और वेन जो है वो सूटेबल है पंक्चर करने के लिए। जनरली इसमें वीनस ब्लड जो है वो ही हम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया में जहाँ पे जो सबसे इजीली पाल्पेबल वेन होती है, वहां से आप जो है वो ब्लड को वहां पे आप पंक्चर करके और ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आर्टरी या वेन पे ही लगाते हैं, स्किन वगैरह पे नहीं लगाते ये? स्किन पर नहीं लगा सकते ना सर, क्योंकि एपिडर्मल जो टिश्यू होगा उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो जी। अगर स्किन की जो अपर लेयर्स है उनमें ब्लड सप्लाई होगी नहीं, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हम सक, बेसिकली इसका मेन मैकेनिज्म टू सक द ब्लड है। तो इसीलिए ब्लड सकिंग के लिए हमें उन्हें डीप पंक्चर करना पड़ता है। जी। मैम ये लीच थेरेपी एक्सपेंसिव होती है क्या? मैम एक्सपेंसिव तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक बार लीचेस मंगवाई हैं तो आप उन लीचेस को यदि अगर प्रॉपर केयर से रखते हैं तो आप उनको बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको मेरे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लगभग 2 से 3 साल से हम लोग जो है वो लीचेस को यूज कर रहे हैं। जो समर्स होते हैं उनमें लीचेस समर के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया में रखना चाहिए। तो वेंटिलेटेड एरिया में अगर हम रखेंगे उनको, कूल और ह्यूमिड एरिया में हम रखेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक जो है वो जी जाती है। तो प्रॉपर अगर हम मैनेजमेंट से उन्हें रखें तो वो जो है वो आप उसे बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और क्योंकि उनमें कोई इन्फेक्शंस होते नहीं हैं तो आप मल्टीपल पेशेंट्स पे भी उनको यूज कर सकते हो। और मैम कहाँ से कितने परचेज करते हैं? मैम ये आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, नियर बाय आपके जो भी परचेजर्स हैं उनको आप कह के कांटेक्ट करके और वहां से ही आप जो है वो मंगवा सकते हैं। मैम अच्छा, ऐसे पालना कैसे परचेज है? क्या अभी होते अभी हैं? 2 तो 3 साल आपने बताया कि जी रख सकते, 2 से 3 साल रख सकते, तो उसे जी कैसे रखना है एक बार अच्छे से बता दीजिए। जी मैम, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ इसके रिगार्डिंग हम लोग हम्म, जो है वो किस तरीके से रखते हैं लीचेस को। और मैम एक पेशेंट को हम लोगों को कितने दिन ये थेरेपी देना है? जी, तो आपको मैं बता देती हूँ। इस तरीके से हमारे बॉक्सेस होते हैं, जिन बॉक्सेस के ऊपर हम लोग जो है वो होल करके रखते हैं, और
पेशेंट का पर्टिकुलर नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें प्रॉपरली, जिससे क्या है कि उन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। लीच को अगर प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा तो वो बहुत लंबे समय तक जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। बट लीचेस की जो डेथ रेट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, अगर हम उन्हें प्रॉपर मैनेजमेंट से नहीं रखते हैं तो उनकी डेथ जो है वो भी बहुत जल्दी हो जाती है, स्पेशली इन द समर सीजन। जो अभी समर सीजन चल रहा है उसमें लीचेस जो है वो बहुत, उनकी डेथ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। तो ऐसे में हमें उनको जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस में रखना चाहिए, कूल प्लेस में रखना चाहिए, जिससे वो बहुत लंबे समय तक जो है वो सरवाइव कर सकती है। नहीं कि रख मैम रख तो एक सकते हैं लेकिन मैडम, लेकिन उसे पालने के लिए कुछ, उसको कुछ खाना वगैरह ऐसे कुछ देना रहता है क्या? मैम इसका नाम होता है जलों का, हाँ। है ना। यानी ये अपना जो भोजन है वो जल से ही लेती है। तो हमें इसे कुछ भी बहुत ज्यादा इनको हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ खिलाना पिलाना न्यूट्रिशन देना होता तो मैं आपको डेफिनेटली बताती। हम इन्हें सिर्फ वाटर में ही जो है वो स्टोर करके रखते हैं। मैम जैसे वाटर चेंज करना पड़ता है? ओके। जी यानी बिल्कुल ये जो हम जैसे फिश को रखते थे उस टाइप उसका कुछ नहीं, खाली वाटर में रखना है। एक्वेरियम में जैसे हम फिशेस रखते हैं, बट फिशेस को जो है वो हम लोग हमें फीड करना होता है। यहाँ पे हमें उन्हें कुछ फीडिंग नहीं करनी है, बस वहां पे जो हमने ऊपर होल किए हैं उन होल्स को हमें करके रखना होता है, जिससे प्रॉपर एयर जो है वो आती रहे, और उनका जो वाटर है वो हमें रेगुलरली चेंज करना होता है। Ma'am, which type of water do we use? नॉर्मल वाटर, Tap water or that filter water? टैप वाटर, यू कैन यूज टैप वाटर और फिल्टर वाटर। मैम एक पेशेंट को कितने दिन वो लीच थेरेपी देना पड़ेगा? जी मैम। मैम आप सुन पा रहे हैं? जी मैम मैं सुन पा रही हूँ आपको। एक पेशेंट को जो है वो हम लगभग 1 महीने में 4 बार लीच थेरेपी देते हैं, विद द गैप ऑफ 7 डेज। मैम हमने जो लीच किसी पेशेंट को लगाई है उसको जी हम दोबारा से दूसरे पेशेंट पे कितने दिन में लगा सकते हैं? 7 डेज में सर, मैंने बताया 7 डेज में आप फिर से लगा सकते हैं उसे। और मैम जब ये थेरेपी हम करेंगे पेशेंट को एम्प्टी स्टमक रहना है क्या? कुछ मतलब खा सकते हैं? किस टाइम कर सकते हैं? ऐसा ऐसा इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है मैम। बस ये है कि क्योंकि हम ब्लड, यहाँ पे ब्लड लेटिंग होती है, तो बेटर है कि पेशेंट अच्छे से उसने कुछ खा पी रखा हो, क्योंकि कई बार पेशेंट को कमजोरी आ जाती है। तो बस ये है कि एम्प्टी स्टमक, और ऐसा कुछ इसमें पर्टिकुलर रूल है नहीं। बस ये है कि प्रॉपर पेशेंट ने जो है वो अपना फूड ले रखा हो, जिससे उन्हें चक्कर वगैरह ना आए। कई बार लीचेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड भी सक कर लेती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट नॉर्मल रहे, उन्हें वो फेंट ना हो। कितनी देर देते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? ओके मैम। मैम एक पूछना था, आप अभी जो आपने बताया पिच करके ब्लड निकालना, तो जी कभी कभी बहुत ज्यादा जख्म हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कहाँ से नर्व्स है कहाँ पे है। हम्म। तो उस टाइप में कैसे के हम उसे पिच कर सके? ऐसा नहीं है मैम। हम्म। अगर बहुत ज्यादा घाव है, बहुत ज्यादा जख्म है, तो आप हम्म। जो बाउंड हो रहा है उसके हम्म। पास में कहीं पे भी ब्रेक कर दीजिए। वो लीच जो है वो अपने आसपास के कंप्लीट एरिया को कवर कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे हम लगा रहे हैं उसी एरिया को करेगी, वो आसपास के पूरे एरिया को कवर करती है। तो आप वाउंड के पास भी लीच को लगाएंगे, लेस वो लगाते भी वो। ब्लड वो सक कर ले। हाँ वो तो पता है, वो अपना ब्लड, प्योर ब्लड लेती ही नहीं है। लेकिन मैं ये वो बात कर बोल रही थी, अभी आपने बताया था पर्टिकुलर वो नर्व्स, कौन सी नर्व्स पे मोस्टली करना चाहिए? वीनस वेन्स, वीनस ब्लड मोस्टली लेते वेन्स। हैं मैम। जी। जी। ओके मैम, थैंक यू। तो ये मैडम कैसे कितनी देर पता लगा? चलेगा कि जो लीच है उसने पूर्ण वमन कर दिया है? पुनर्गमन जो है तब होता है जब हम उसे जो है एक बार हमें
लास्ट में हरिद्रा के पानी में हमें उसे डाल देना चाहिए और लीच जो है उसमें जाके पूरी एक्टिवेटेड हो जाएगी। और लास्ट तक आपको उसको हल्दी का जो पाउडर है उसे उसके मुंह पे लगाते रहना है, जिससे एट लास्ट तक जब तक आपको करना है तब तक कोई ब्लड जो है वो वॉमिट आउट ना कर दे। इसकी प्रोसीजर, वमन की प्रोसीजर लगभग 5 से 10 मिनट चलती है। एक टाइम ऐसा आएगा 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के बाद में जब लीच जो है वो बिल्कुल स्लो पड़ जाएगी और वो कोई भी ब्लड वॉमिट आउट नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में जो है वो हमें देखना है कि पूर्ण वमन जो है वो हो गया है लीच का। मैम लीच हरिद्रा कितनी के देर पानी लगाते में हैं? कितने टाइम रख सकते हैं मैम उनको? ओनली 5 मिनट्स रखना है मैम, बहुत ज्यादा देर तक हम लीच को नहीं रख सकते, वही क्योंकि उसको पसंद नहीं है ना, वही मैं पूछ। ओके। मैडम लीच लीच कितनी देर लगाते हैं इन्फेक्टेड एरिया पे जहाँ से कलर करना हो? सर लीच जो है वो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि लीच कभी भी प्योर ब्लड नहीं सक करेगी, तो आप लीच का हम टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर सकते कि 10 मिनट्स है 15 मिनट्स है। जब तक लीच वो अपने आप से ही अपने प्लेस से हट जाती है, तो कई लीचेस ऐसी होती है जो 15 to 20 मिनट्स भी लेती है, कई 30 मिनट्स लेती है। तो ये लीच का जो है वो अपना पर्टिकुलर टाइम होता है, नेचुरल टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो हट जाती हैं। गुड आफ्टरनून मैम। ये एक मैम क्वेश्चन पूछना था कि जस्ट लाइक लीच रखने से पहले कुछ तेल या कुछ अप्लाई करना पड़ता है क्या? वैसे मैम ऐसा होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्थानिक अभ्यंग स्वेदन पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर पेशेंट की ब्लड सप्लाई नहीं है या बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो अगर आपके पास आईपीडी में भर्ती है तो आप उनका अभ्यंग स्वेदन करके और आप लीच थेरेपी कर सकते हैं। बट हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जनरल ब्लड सप्लाई जो है उसका प्री प्रिपरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मैम जो स्किन के जो डिजीज हैं एक बार मैम लिस्ट भेज दीजिएगा पीडीएफ के थ्रू कि पता चल जाए किस किस पेशेंट को हम ये थेरेपीज दे सकते हैं, एक जनरल बिल्कुल प्रोसेस। मैम, बिल्कुल। जलोकाव चरण के नोट्स क्योंकि आप सभी के पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही अवेलेबल होते हैं लिस्ट जो है वो सेंड कर दूंगी। मैडम वेन और आर्टरी का सिलेक्शन कैसे करने का? वेन है आर्टरी का सिलेक्शन कैसे करने का? सर जनरली जो है वो हम लोग पर्टिकुलर साइट देखते हैं, वहां पर हम बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग दैट मीन्स कि हम वहां पे टाइटली जो है वो एक बैंडेज को बांध देते हैं और वहां पे जो सबसे ज्यादा जो पाल्पेबल वेन होती है उसको हम लेकर के और वहां पर हम पंक्चर करते हैं। मैडम वो उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ ना कैसे कैसे। सर प्रैक्टिकल बताया मैंने अभी आपको। दिखाया ना प्रैक्टिकल। नहीं, बाइंड करने का नहीं दिखाया। बाइंड करने का नहीं दिखाया ना मैडम। मैम जब वो जगह से लीच हट जाएगा उसके बाद क्या करना है? उधर से क्या ब्लड निकलता रहता है या अपने आप ही बंद हो जाता है वो जगह? उस जगह पे आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, बहुत ही नॉर्मली ड्रेसिंग होती है, जिसमें हम जनरली जात्यादि तेल जो है, आयुर्वेद में एक जात्यादि तेल आता है जो कि वाउंड हीलर के रूप में हम यूज करते हैं। तो वहां पर जो है वो हमें जात्यादि तेल लगा करके उसका पिचू बनाते हैं एक तरीके से, यानी कि जो हमारी बैंडेज होती है, छोटा सा हमें बैंडेज का टुकड़ा लेना है, उसे जात्यादि तेल में अच्छे से भिगोना है, भिगो करके और हम उसे उस पर्टिकुलर जगह पर लगा देते हैं। वहां पर टाइट बैंडेजिंग हम कर देंगे, जिससे वहां पे जो ब्लड है वो ओवरफ्लो ना हो, मतलब ब्लड वहां से बाहर ना निकले। क्योंकि मैंने बताया कि लीच जो है वो क्या सीक्रेट करती है, हिरुडिन प्रोटीन सीक्रेट करती है विच इज एंटीकोएगुलेंट। तो वो एंटीकोएगुलेंट है तो वो ब्लड को बहुत जल्दी रुकने नहीं देता है, यानी कि ब्लड ब्लीडिंग जो है पेशेंट को कई बार रात को भी हो जाती है, कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है पूरा अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम करवाया है लीच थेरेपी तो ऐसी कंडीशन में हमें टाइटली बैंडेजिंग करनी है और पेशेंट को घर पे भी हमें एडवाइस करके भेजना है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो आपको वापस से इसका प्रॉपर ड्रेसिंग और बैंडेजिंग कर देनी है टाइटली। मैम अभी आपने तो लीज लगाने की तो बात की, लेकिन निकालने की भी थोड़ी सी प्रोसेस बता दीजिएगा। जी मैम बिल्कुल, निकालने का अगर वीडियो मेरे पास अवेलेबल होगा डेफिनेटली मैं आपके साथ में प्रोसीजर शेयर करूंगी।
क्योंकि मैम वो जरूरी है। मैम जी बताइए सर। मेरा एक प्रश्न है मैम, कंफ्यूजन है। मैंने हम्म। सुना है ये जो लीच है वो 12 प्रकार का होता है और थोड़ा विषैला भी होता है थोड़ा, तो हम कैसे पहचाने कौन सा विषैला है और के कौन सा अच्छा है? बिल्कुल सर, दो प्रकार की लीचेस होती हैं, सविश और निर्विष, दो लीचेस होती हैं। और 12 प्रकार की जो लीचेस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो निर्विष होती है, यानी कि वो जो लीचेस हैं वो आपकी बॉडी में जा करके कोई भी गलत रिएक्शंस नहीं करती है। बट आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन होता है, बारिश का जो सीजन होता है, उसमें कई बार जो लीचेस जो हमें बाहर निकली हुई दिखती हैं, वो जो लीचेस होती हैं वो विषैली लीचेस होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉपरली ट्रस्टेड एरिया से और प्रॉपरली ट्रस्टेड जगहों से ही हमें जो है वो लीच को ऑर्डर करना होता है। तो इसमें जो है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ लीचेस अवेलेबल होती हैं अलग अलग एरियाज में। तो हमारे एरियाज में जो पर्टिकुलर पर्सन सप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग जो है वो उन लीचेस को यूज करते हैं। कि वो जो निर्विष लीचेस हैं, जनरली जो सप्लायर्स होते हैं वो निर्विष लीचेस ही सप्लाई करते हैं। तो आप जिनसे भी कांटेक्ट करें, जिनसे भी लीच मंगवाएं, आप उनसे एक बार इंश्योर करें कि वो जो है वो निर्विष हो, बॉडी में कोई भी गलत रिएक्शंस ना करें। तो मैम ये जो 24 जो लीच होता है उसका हम जी पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ऐसे धोखा में हमें दे दिया तो कैसे पहचान कर सकते हैं? उसका कोई उसका इमेज कोई है क्या उसका? बिल्कुल चिप सर, जो नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे उन नोट्स में लीचेस के फोटोज अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं जिन लीचेस के ऊपर एक तरीके से जो लाइनिंग बनी हुई होती है, लाइनिंग क्रिएटेड होती है उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल एरिया में, तो वो जो लाइनिंग है उनसे आप पहचान सकते हैं कि ये निर्विष लीच है। जी जी और जिन उनका कलर जो है वो डार्क ग्रीन कलर होता है, जो भी निर्विष लीचेस होती है उनका। और जो हमारी सर्विश होती है जो बारिश में हमें अवेलेबल होती है, बाहर आप देख सकते हैं उनको, उनका कलर लाइट ग्रीन होता है। और उनका जो बॉडी होती है उस पर एक ट्रांसवर्स लाइन बनी हुई होती है। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसका जो पिक्चराइजेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, दोनों में कंपैरिजन, तो उसे आप देख सकेंगे कल की क्लास में। दोनों का कंपैरिजन में शेयर कर दूंगी इनके नोट्स के साथ में। ओके मैम ओके। Ma'am, can a healthy person have for detoxification the leech therapy? मैम आई डोंट थिंक सो कि उन्हें हेलो करानी मैम, कुछ चाहिए। बात करना चाह रहे हैं मैम। हेलो जी हेलो मैम। आई एम नंदकिशोर कुमार बोल रहे हैं मैम। हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग का टाइमिंग का शेड्यूल थोड़ा बता दीजिए ना, कब कब ट्रेनिंग का होगा आपका ये, क्योंकि एक क्लास में छूट गया लगता है। कितना 2:30 बजे था कि कितना बजे था आपका? सर 4 to 5 में अपना टाइमिंग रहता है, आप एक बार टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइमिंग नहीं मालूम चलेगा तो फिर दिन में भी काम भी करते हैं ना हम, इसीलिए तो पता नहीं बिल्कुल चला। सर। जब टाइम में मेरा 2:30 बजे मेरा छूट गया है, तो आप देखें 4 बजे भी, 4 से 5 था, तो हम अभी ज्वाइन किए हैं मैम। तो देख रहे कि सब तो क्लास तो छूट गया मेरा भी। जी सर तो बिल्कुल, आज का क्या आपको टॉपिक था मैम? आप जो है वो टीम से कांटेक्ट करके टाइमिंग जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। मेरी क्लास जो है वो 4 से 5 के टाइमिंग में होती है सर। आपका 4 से 5 बजे से कौन सा क्लास है अभी चल रहा है मैम? पंचकर्मा क्लासेस ही हैं सर। हाँ, पंचकर्मा में कौन सा सब्जेक्ट? सर आप एक बार टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे सर। तो हम कौन सा टीम से बात कर रहे हैं मैम अभी? सर आप सर से बात कर सकते हैं जिनके थ्रू आपने एडमिशन लिया है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। ओके। इसका मैडम चार्ज कितना रख सकते हैं, कितना लेते हैं इसका चार्ज? सर हम लोग जनरली इसके चार्जेस जो हैं वो 300 रुपीज लेते हैं अपने हॉस्पिटल में। आप पर अपने सिटिंग पे? एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं। जी। ओके। सो आई होप ऑलमोस्ट सभी के डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट्स रह भी गए हैं तो उनको हम कल एक बार नोट्स के थ्रू पूरा जलोकाव चरण पढ़ेंगे।
उसके बाद आपके ऑलमोस्ट डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको इसके नोट्स भी जो हैं वो मिल जाएंगे, तो बहुत इजीली आप इसे समझ पाएंगे। जी मैम, क्योंकि मैडम ये मेरे को कल कल जो है ना स्टार्टिंग से वेन्स बता और दीजिएगा मैम जब हम लगाते। जी मैम मैडम। हेलो हेलो। जी 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 मैम कल बता। कल आप प्लीज आर्टरीज और मैम वेन्स के बारे में थोड़ा डेमो दिखाना। आप बोल लीजिए फिर मैं हाँ, आर्टरीज और वेन के बारे में कल डेमो दिखाना, कैसे पाल्पेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं वो। ओके सर, बिल्कुल। मैम मैं एक्चुअली वीडियोस जो आपने शेयर किया आज वो मैंने देखे थे क्योंकि शेयर किया हुआ है पहले। तो और भी आप वीडियो उधर शेयर किए हैं, जैसे शुल मतलब लोहे को आप गर्म करके ऐसे लगा रहे थे और आपने बोले हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट होता है उधर उधर हम इसको लगाएंगे, तो वो पॉइंट क्या हम लोगों को सिखाया जाएगा? मैम अग्निकर्मा जो थेरेपी है वो हाँ पंचकर्म हाँ में, हाँ हाँ हाँ, पंचकर्मा में अग्निकर्मा थेरेपी। जी अग्निकर्मा पंचकर्म में है नहीं मैम, तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हम बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो अग्निकर्म जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हाँ वो जो है वो हम। और जो मालिश के लिए आप मार्मा पॉइंट में आप बोल रहे थे, तो वो हम लोग को सिखाया जाएगा क्या? नहीं तो मालिश भी तो हम कर नहीं पाएंगे ना, वो तो बिल्कुल, पंचकर्मा उसमें अभ्यंग में जो है, अभ्यंग में आपको ये हम्म, पॉइंट्स भी बताए जाएंगे मैम। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू मैडम। चली तान ये